एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं कैरियर स्टैटिस्टिक्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम, और जो फ्राइडे को क्विज़ होने वाला है उसका सिलेबस यही टॉपिक है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं और देन इसके हम टॉपिक करने के बाद हम इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। कैरियर स्टैटिस्टिक्स से मुराद के हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी पे अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि उसी थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में बैलेंस बैंड में कितने होल्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसे हम होल कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को हम डिनोट करेंगे एन नॉट से और होल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से। और आपने ये जहन में रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं जो कि अवेलेबल हैं कंडक्शन के लिए इन सेमीकंडक्टर, वो मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो उनके लिए इसके रिलेटेड जो हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे एनर्जीज़ की और डेंसिटी ऑफ स्टेट की, तो उसमें सबस्क्रिप्ट सी यूज़ होगा, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड की बात की जा रही है। और होल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो होल्स मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की नीड होती है जिसको हम होल कहते हैं, तो वो वैलेंस बैंड में मौजूद होंगे, तो उसमें सबस्क्रिप्ट्स जो यूज़ होंगी वो वी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ये नोटेशन के हवाले से हमने जहन में रखना है कि लेट्स से कैपिटल एन सी हो सकता है और इसी तरह कैपिटल ई सी और इसमें कैपिटल एन वी और यहाँ पे कैपिटल ई वी। तो ये वैलेंस बैंड की एनर्जीज़ और ये वैलेंस बैंड की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगी। तो ये इस तरह से तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सो in semiconductors, the charge carriers are electrons and holes, and both of them follow Fermi-Dirac statistics। ठीक हो गया। तो कैरियर कौन से हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहाँ पे कैरियर से मुराद वो हैं। और स्टैटिस्टिक्स, तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को वो फॉलो करेंगे? फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये फर्मियोन्स हैं और सेमीकंडक्टर में हैं, तो ये इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू फर्मी डायराक statistics, the probability of a fermion to occupy a energy state E at temperature T, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है ये, स्टेबल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर T पे कोई भी फॉर्म्योन किसी एनर्जी स्टेट E को ऑक्युपाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। विच इज़, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, और F और इसकी एज अ फंक्शन ऑफ E, एनर्जी का ये फंक्शन होता है। ये जैसे f ऑफ x होता है ना, इसी तरह यहाँ पे हमने f ऑफ E लिखा है और ये इक्वल होता है 1/1 प्लस e टू द पावर E, जिस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे माइनस करते हैं EF से। EF है यहाँ पे फर्मी लेवल और उसे डिवाइड करते होते हैं KT से। ठीक है, तो जिस कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसका फर्मी लेवल नॉन होनी चाहिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर गिवन है और तो हम किसी भी एनर्जी स्टेट E के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एनर्जी स्टेट ऑक्युपाई करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस फंक्शन को हम कहते होते हैं फर्मी डायराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो PI = E/KT/Z था। ठीक है, इसी तरह फर्मियोन्स के लिए ये स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी दे देता होता है। सो वेयर T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन हम लेते होते हैं, और EF इज़ द फर्मी लेवल
फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी डिफरेंट होते हैं। फर्मी एनर्जी की फिक्स्ड होती है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, लेकिन फर्मी लेवल वेरी करता है। और फर्मी लेवल ये इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क के, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी पार्टिकल को थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ऐड करने के लिए। सो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हायर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लोअर टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी। तो फर्मी लेवल इज समथिंग दैट वेरीज विद टेम्परेचर, वाइल फर्मी एनर्जी डजंट वेरीज। तो यहाँ पे ये जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल फार्मूला है उसमें ये जो ई एफ है, दिस इज़ फर्मी लेवल दैट वेरीज। ये लेट्स से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होगा, एक्सट्रिंसिक के लिए भी डिफरेंट होगा। इट ऑल्सो वेरीज विद द कंसनट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स के। कंडक्शन बैंड में अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है दैन द वैलेंस बैंड, तो फर्मी लेवल डिफरेंट होगा। अगर वैलेंस में ज़्यादा कंसनट्रेशन है, फर्मी लेवल डिफरेंट होगा। तो हेंस फर्मी लेवल डिपेंड्स अपॉन, फर्मी लेवल इज़ द केमिकल पोटेंशियल or work done required to add a particle to a system in thermodynamic equilibrium। ठीक है, it varies with temperature and charge concentrations at valence और कंडक्शन बैंड। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ज़ीरो केल्विन में ये हमें मिल चुका है प्रोबेबिलिटी फार्मूला। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एट ज़ीरो केल्विन, ठीक है, कंडक्शन बैंड में क्या सिचुएशन होती है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, और वैलेंस बैंड में क्या प्रोबेबिलिटी होती है एनर्जी के ऑक्यूपाई करने की। ठीक है, तो ज़ीरो केल्विन पे हम स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं। तो ज़ीरो केल्विन और टू सिचुएशंस हम लेंगे। अगर फर्मी एनर्जी का जो पॉइंट है उसको हम रेफरेंस ले लें, ठीक है, तो एक एनर्जी होगी ई ग्रेटर देन ई एफ। फर्मी लेवल से ग्रेटर की एनर्जी अगर हो तो इट मीन्स कि कंडक्शन बैंड की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बैंड्स को भी बना दूँ, ठीक है, ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो फर्मी एनर्जी जो है दैट इट लाइज समवेयर बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो लेट्स से वो यहाँ पे है फर्मी एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि वैलेंस एनर्जी ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। ये वाली नीचे जो पार्ट है उसका एनर्जी कम है, ऊपर वाले पार्ट का एनर्जी ज़्यादा है। तो वैलेंस बैंड में एनर्जी कम, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, फर्मी एनर्जी ज़्यादा है। तो ई ग्रेटर दैन ई एफ शोज़ कि वो लेवल जो कि फर्मी एनर्जी से ऊपर वाला है, क्योंकि वही उसी की एनर्जी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि कंडक्शन बैंड में कितनी वो है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एफ ऑफ ई हमें पता है 1/1 + e⁻ (e−e⁻f/kT होता है। अभी हमने टी नहीं पुट करना, अभी हमें पता है कि जो ई है, ठीक है, हम किसी भी जनरल ई जो कि ग्रेटर देन है ई एफ उसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये E-EF जो है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ई ग्रेटर है ना, ग्रेटर वैल्यू को जब स्मॉलर वैल्यू से माइनस करें तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, एंड यहाँ पे आपने प्लस लिखना है। तो ये E-EF चलो एज इट इज़ ही डिवाइडेड बाय के की जगह टी की जगह 0 आउटपुट कर देते हैं। 1/e⁻1/, तो ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो e⁻∞ आ जाएगा, और e⁻∞ होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज़ इन्फिनिटी अगेन, तो 1/∞ आ जाएगा आंसर, और 1/∞ होता है 0। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ज़ीरो केल्विन पे जब एनर्जीज ग्रेटर देन ई एफ हों, इट मीन्स कि हम जो कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। हेंस एट ज़ीरो केल्विन अबव फर्मी एनर्जी देयर विल बी नो पार्टिकल्स जो कि मौजूद होंगे, उनको पाए जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से हमने ये बात प्रूव कर ली। हेंस ज़ीरो केल्विन पे फर्मी लेवल के अबव जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो एम्प्टी होंगी, ठीक हो गया। तो ये फर्मी लेवल से अबव का हमने देख लिया कि क्या हाल होगा, प्रोबेबिलिटी उनके लिए 0 होगी। अब फर्मी लेवल से बिलो के लिए हम देख लेते हैं, ज़ीरो केल्विन पे ही है, ठीक है, एट ई लेस देन ई एफ, तो वो हम मींस वैलेंस बैंड और इन सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/e⁻⁻⁰ अब ये E-EF है ना, E इज़ लेस देन EF, इट मीन्स E-EF आप करेंगे छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम ये
इसका नेगेटिव पाई लेते हैं सच दैट अब अंदर जो अब रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अब ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी ना, ठीक है। टी को आप ज़ीरो आप पुट करेंगे तो 1 + e⁻⁻1 ओवर ज़ीरो आएगा, तो 1 + माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ये माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम, ठीक है। दैट ये मैटर करता है। e⁻⁻∞ क्या होता है, e⁻∞ है ना, तो इसे नीचे ले जाएं तो e⁻+∞ बन जाएगा। e⁻+∞ इन्फिनिटी होता है, तो 1 और इन्फिनिटी 0 होता है, तो e⁻∞ 0 होता है, तो यहाँ 0, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स के तमाम पार्टिकल्स पाए जाएंगे बिलो द फर्मी लेवल एट 0 केल्विन। तो अब अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, बाय कीपिंग द फर्मी एनर्जी एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फर्मी लेवल पे आप जब देखेंगे ना तो वो 0/0 केस बन जाता है, इसलिए वो शो करता है यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है या इस तरह की सिचुएशन ही हो जाती है। तो यहाँ पे ये यहाँ इस चीज़ पे हम f(e) को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम e को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये EF है और ये एनर्जीज़ हैं लेस देन EF, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं लेस देन EF, तो ये हमने लेस देन EF के लिए देखा कि प्रोबेबिलिटी 1 आई है, तो ये 1 प्रोबेबिलिटी इस सारे रीजन के लिए 1 प्रोबेबिलिटी रहेगी इन सारी एनर्जीज़ के लिए बिफोर EF, और आफ्टर EF क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे देखा था। तो ये रीजन है E ग्रेटर देन EF, ये रीजन है E लेस देन EF, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी 1 है, इसमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, ये है एट 0 केल्विन, ठीक हो गया। एट 0 केल्विन फर्मी लेवल से अबव तमाम की तमाम स्टेट्स एम्प्टी होती हैं। तो अगर नॉन ज़ीरो टेम्परेचर की तरफ चलें आप, ठीक है, कि लेट्स से टेम्परेचर नॉन ज़ीरो है, हम कोई जनरल टेम्परेचर T ले लेते हैं, और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि फर्मी लेवल पे उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है उस पर फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम पहले फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं जो कि किसी भी एनर्जी E पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अगर वो एनर्जी फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग है तो वो यहाँ पे हम EF रिप्लेस कर देंगे E की जगह, तो यहाँ पे E की जगह EF लिखें तो EF माइनस EF/kT, तो EF माइनस EF इज़ 0, तो e⁻⁴ 0 आ जाएगा। तो ये 1 e⁻⁴ होता है 1, ठीक है। तो ये 1/1 + 1 = 2, तो हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो किसी भी टेम्परेचर T के लिए है, ठीक है। टेम्परेचर कोई भी हो, फर्मी लेवल पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज़ 1/2। तो यहाँ पे हम एक ये 1 है ना, तो यहाँ पे एक हम 1/2 पॉइंट ले सकते हैं, हाफ इसका ये आधे पे ही बनेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो अब जब हम टेम्परेचर को रेज़ करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि पहले तो 0 केल्विन पे हमें बिल्कुल ये स्क्वायर ग्राफ ही मिलता है, लेकिन जब टेम्परेचर रेज़ करते हैं तो ये जो फर्मी एनर्जी के पास के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, इस एनर्जी पे जो पास के होंगे, ठीक है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से जम करके ना, तो ये वैलेंस बैंड के होंगे, ये भी जम करके इन एनर्जी हायर एनर्जी को ऑक्यूपाई करेंगे, और हेंस अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो हो जाएगी फर्मी एनर्जी से अबव किसी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और ये हमारे पास ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकली ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से जितने मिस हो गए वहाँ से उतने ही, यहाँ से इस पॉइंट से ज़रूर गुजार के जाना है, क्योंकि फर्मी एनर्जी तो फर्मी लेवल की एनर्जी तो बिल्कुल सेम रहती है ना, तो ये यहाँ पे 1/2 फिक्स रहेगा, तो यहाँ से इसे पास करके जाना और बाद में वैसा ही बना देना जैसे ही पीछे बनाया था। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, मीन्स ये अब न्यू ग्राफ बन जाएगा किसी भी नॉन ज़ीरो टेम्परेचर के लिए, ठीक है, कि ये वाली इनका स्टेट्स कम हुई, एम्प्टी हुई और इसकी बढ़ गई, ओके। तो किसी नॉन ज़ीरो टेम्परेचर के लिए जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी एनर्जी का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है, और ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, जितने यहाँ से छोड़ के गए उतने यहाँ पे आ गए हैं, तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला और ये वाला जो एरिया होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ के सिमेट्रिकल होने की वजह से एक ये चीज़ हो जाती है कि लेट्स से ये एक फर्मी एनर्जी है और इस फर्मी एनर्जी से इक्वल फासले पर यहाँ पे और यहाँ पे भी इक्वल फासले पर ये दोनों डेल्टा E, अगर हम दोनों का फासला सेम है, लेकिन ये वाला इससे कम रीजन वाला EF से कम एनर्जी का है और ये ज़्यादा एनर्जी का है, तो और हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट दिस एनर्जी, इस एनर्जी पे ये एनर्जी क्या बनेगी, ये है डेल्टा E और यहाँ तक की एनर्जी है EF, तो EF + डेल्टा E एनर्जी बनेगी ना, ये वाली EF + डेल्टा E,
यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी EF है और यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा E है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी EF प्लस डेल्टा E। तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि EF प्लस डेल्टा E पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी इस सिमेट्रिक नेचर की वजह से इक्वल होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस एनर्जी पे इक्वल होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। सिमेट्रिकली यहाँ पे जो इसका ये बनता है, और ये वाला पार्ट कौन सा बनता है, इसकी एनर्जी क्या बनती है, ये टोटल एनर्जी है EF, ये एनर्जी है डेल्टा E। तो इसमें से इस टोटल में से ये वाली एनर्जी काट देंगे तो ये आ जाएगी जो कि है EF माइनस डेल्टा E। तो EF माइनस डेल्टा E पे इलेक्ट्रॉन के ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है EF प्लस डेल्टा E में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के। ये सिमेट्रिक नेचर की वजह से प्रूव किया जा सकता है। तो ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एट E माइनस डेल्टा E। तो ये एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के रिलेटेड भी किया जाता है। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी तो हमने ये 0 केल्विन पे बात कर ली है और यहाँ पे हमने एक जनरल सेमी कंडक्टर की बात की है जिसका फर्मी लेवल हमने बिल्कुल सेंटर पे लिया है। हम ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर पे है और इसके अबाउट यहाँ पे और यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंस बैंड का हदोहाल सेम रहता है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, फर्मी लेवल बिल्कुल सेंटर पे आता है क्योंकि होल इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेम होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई ये बिल्कुल सिमेट्रिकली सेंटर पे आता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट जिसमें ये जस्ट बेंड होना स्टार्ट हो जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा इससे आगे जहाँ पे ये कर्व जहाँ से शार्पली बेंड होना शुरू हो जाए, लेट्स से वो ये पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट पे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे कहीं ये वाला जो एनर्जी होता है ना, ये वाला, इसको हम वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। ये इससे पीछे पीछे ये वैलेंस बैंड होता है और यहाँ पे ये जहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा पीछे ये लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये कर्व ऐसे हो रहा है इधर, तो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाली जो एनर्जी है ना, इसे हम कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी कहते हैं। उससे आगे आगे जो है ना कंडक्शन बैंड आ जाता है, ठीक है। ये सारा वैलेंस बैंड हो गया, ये सारा कंडक्शन बैंड और इसके दरमियान का जो डिफरेंस वो बैंड गैप हो गया। तो अभी हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था और ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से था कि प्रोबेबिलिटीज़ इधर और एनर्जीज़ इधर। अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करें कि एनर्जीज़ वाई एक्सिस पे हों और ये एक्स एक्सिस पे हो, तो इस तरह का भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो कि नॉर्मली हम करते भी होते हैं कि एनर्जीज़ को इधर लेते होते हैं और बाकी सारी इधर चीज़ें लेते होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वो सिचुएशन करें तो यहाँ पे लेट्स से प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हाफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एनर्जीज़ जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसके लिए हमने सिंपल देखा था कि कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। और यहाँ पे फर्मी एनर्जी उसमें आ रही थी, ओके, इंट्रिंसिक में, और इसमें फिर एट एनी नॉन ज़ीरो टेम्परेचर ये 1/2 यहाँ पे है, तो यहाँ से होके ये फिर सिमेट्रिकल ऐसे यहाँ पे जाता है और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की वो जो एनर्जीज़ हैं एज पे जो उनकी एनर्जीज़ होती हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है लेस एनर्जी वाला, और यहाँ पे ये जहाँ पे जस्ट कर्व स्टार्ट हुआ तो ये वाला पॉइंट हम डिफ़ाइन करते होते हैं एज वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी, और ये इससे नीचे नीचे वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो ये सारा नीचे नीचे वैलेंस बैंड आता है, ये ऐसे आप कहते हैं वैलेंस बैंड हो गया। और ये जहाँ पे एंड हो रहा है ये हायर एनर्जी वाला, तो ये जस्ट जो पॉइंट है ना इसको हम EC का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने EC का इसको नाम दे दिया। यहाँ पे ये जस्ट जहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम बनाते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर है, लेट्स से सिलिकॉन है, ये एक गिवन हमने मटेरियल ले लिया है। तो सिलिकॉन में डोपिंग की जाए ना तो उसके बैंड गैप में या फिर उनकी कंडक्शन और वैलेंस बैंड की जो एनर्जीज़ है ना एजेस पे, उन पे खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डोपिंग की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, तो बैंड गैप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये EC और EV की जो पोजीशंस है ना वो वहीं पे रहती हैं जैसे वो पहले थी इंट्रिंसिक में, तो एक्सट्रिंसिक में भी वही रहती हैं, लेकिन फर्मी लेवल चेंज हो जाता है। फर्मी लेवल इन केस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। N टाइप एक्सट्रिंसिक की अब मैं लेके जा रही हूँ बात, ठीक है। ये इंट्रिंसिक का हमने कर दिया है, ठीक है। और इंट्रिंसिक में EF को EI का नाम दे देते होते हैं कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है। EI से मुराद इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है। तो एक्सट्रिंसिक है, N टाइप है, तो N टाइप में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है
कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी रिच हो जाती है इन कंडक्शन बैंड। तो जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो फर्मी लेवल का ये ग्राफ बनाते हुए मैं एक ही में ड्रॉ करने जा रही हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि कैसे इंट्रिंसिक डिफ़र कर रहा है, एक्सट्रिंसिक से एन टाइप कर रहा है, पी टाइप से डिफर एंड सो ऑन। तो इसी में मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर यूज़ करके। तो ई एफ कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है। तो ये है कंडक्शन बैंड की एनर्जी और ये है मतलब इनके एजेस की एनर्जी, जिन्हें मैं कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की एनर्जी ही कहूँगी। तो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये इनके एजेस की हम कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो सारा एनर्जी का वैलेंस बैंड एनर्जी ही है, लेकिन इसका एज यही बनता है ना मैक्सिमम। हैंस यहाँ पे फर्मी एनर्जी यहाँ पे मूव कर जाती है। मैं एफ़ और यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट में एन लिखने जा रही हूँ ताकि एन टाइप का फर्मी लेवल पता चल सके। तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब चला गया और फर्मी लेवल पे एफ़ ऑफ ई सेम रहती है। ठीक है, आपने याद रखना है कि एफ़ ऑफ ई एफ़ जिसे हम कहते हैं फर्मी लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1/2 रहती है और ई सी और ई वी फिक्स्ड रहते हैं डोपिंग के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों फिक्स्ड हैं इनकी पोजीशन। तो इनकी पोजीशन को यूज़ करते हुए हमने ये वाली जो है ना फिगर बनानी है। तो ये 1/2 पे ही होगी। तो यहाँ पे ई एफ़ का जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ रहा है। तो अभी जो हम कर्व बनाएंगे ना वो यहाँ से होके गुजरना चाहिए। तो वो फिर किस तरह से होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि ये और ये ऐसे यहाँ से ही होके जुड़ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये, ठीक है, ये बन गया एन टाइप का ग्राफ। एफ ऑफ ई और ई के दरमियान, प्रोबेबिलिटी और एनर्जीज के दरमियान का ग्राफ हो गया सच दैट ये इसी ई एफ से गुजर रहा है। अब अगर मैं इसे पी टाइप कर दूँ, पी टाइप में वैलेंस बैंड में होल कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, होल कंसनट्रेशन वैलेंस बैंड में ही होती है, तो वो ज़्यादा होती है। तो फर्मी लेवल करीब चला जाता है वैलेंस के एज में। ये है वैलेंस का एज और यहाँ पे इसके मुकाबले में जहाँ वो इंट्रिंसिक में था वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें ये मैं पी लिख रही हूँ। अब इसकी पोजीशन बनाते हैं, ये 1/2 से यहाँ से गुजरना चाहिए हमारा ग्राफ, और सच दैट उनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड सेम ही रहेगा। तो ये यहाँ से ऐसे ये हाँ ऐसे ठीक हो गया। तो ये जो नीचे वाला ये है ये हो गया पी टाइप का, ऊपर वाला ये है एन टाइप का, ये है पी टाइप का और ये इंट्रिंसिक का। ठीक है, तो ये हमने तीनों ग्राफ बना लिए हैं। बुक में तो इनको तीनों को सेपरेटली ड्रॉ किया गया है, मैं उनकी पिक्चर साथ में लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ से साथ में आप जब बनाते हैं ना आपको कंपैरिजन पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो ये तीनों फिक्स रखते हुए आपने ये फिगर बनानी है, लेकिन फर्मी लेवल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हमने पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो को कर लिया है, कैरियर स्टैटिस्टिक्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ये है थ्योरेटिकल पार्ट। अभी नेक्स्ट हम मैथमेटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे जिसमें हम उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे। यहाँ तक इन चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट था, तो ये यहाँ तक समझ लिया। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में हम डेरिवेशन टाइप करेंगे और वो ईजी सी हैं और छोटी सी हैं, तो वो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। 2 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।